नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ये सीएस प्रोफेशनल का इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी और कस्टम का सॉल्यूशन है। डीटी का पार्ट ए हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ओल्ड सिलेबस का। तो अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स सॉल्व कर रहे हैं पार्ट बी का। और क्वेश्चन नंबर 3, हरे रामा हरे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लास्टिक गुड्स। और कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। जो ये क्वेश्चन है सेक्शन 15 वैल्यूएशन का है, जिसमें लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्काउंट्स दो तरह के होते हैं, एक है प्री सेल डिस्काउंट और एक पोस्ट सेल डिस्काउंट। प्री सेल का डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड होता है, तभी डिस्काउंट मिलता है। पोस्ट सेल डिस्काउंट इनवॉइस में रिकॉर्डेड नहीं होता है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो बाय थ्रू क्रेडिट नोट वो डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाता है, या फिर नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट होता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ऑफ द सप्लाईज। तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, 2,50,000 में ये 5,000 का डिस्काउंट माइनस कर दिया। टैक्सेस लेवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, ये ऐड होगा और ये हमने ऐड कर दिया, क्योंकि जीएसटी को छोड़ के बाकी जितने भी टैक्सेस लेवाई होते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट टैक्स हो, लेबर सेस हो, उन सब के ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो ये 7500 ऐड कर दिया। फिर है पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, तो इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। ये 5000 हम लोग पैकिंग चार्जेस है, ये ऐड कर दिया। फिर लिखा हुआ ही रिसीविंग सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, देयरफॉर सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है तब तो किसी भी कोई भी कारण हो उसको हम लोग ऐड नहीं करते। लेकिन सब्सिडी अगर अदर देन गवर्नमेंट से मिल रहा है तो हम लोग ऐड करेंगे इफ दैट सब्सिडी इज कनेक्टेड विद द सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7500 एज ए सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, तो ये 7500 हमने सब्सिडी ऐड कर दिया। तो ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा 2,65,000, जिसको हम लोग टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे, 2,65,000। नेक्स्ट बी, ये बी है एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमने सबके आगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है जो इंटीग्रेटेड टैक्स के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो एफएसएसआई सर्विसेज टू फूड बिजनेस ऑपरेटर्स सीरियल नंबर 49A में एग्जाम्पशन है। न्यूज एजेंसी सर्विसेज सीरियल नंबर 51 में एग्जाम्पशन है। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया सीरियल नंबर 55 में एग्जाम्पशन है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स सीरियल नंबर 59 में एग्जाम्पशन है। इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 सीरियल नंबर 68A में एग्जाम्पशन है। इसके बाद ये कस्टम्स का क्वेश्चन है, और कस्टम्स में ये ड्यूटी ड्रॉबैक, एरोनियस ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया, उसका रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो ये सेक्शन 142A है, 142 सबसेक्शन 1। यहाँ पर रिफंड का जो इसको ड्यूटी ड्रॉबैक, इसको एक्सेस रिफंड, एक्सेस ड्यूटी ड्रॉबैक दिया गया था, वो है 16 जून 2019 को, और उसने वापस किया है 15 अक्टूबर 2019 को। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, 16 अक्टूबर 2019 को वापस कर दिया। तो हम लोग इसीलिए 15 अक्टूबर 2019 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑन ₹30,000, रेट होगा 15%। इसके बाद क्लॉज डी में आते हैं हम लोग। क्लॉज डी में एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड है कोची में, और ये फर्म अपने फॉरेन कस्टमर्स को, अच्छा ये इंटरमीडियरी वाला है बेसिकली। The firm is engaged in the business of providing services to foreign customers for sourcing various products or goods from or in India. The vendor in India is always identified, product quality is being checked, price is mapped, and thereafter the details are shared with the foreign customers. अब ये foreign customers place the order directly with the vendors in India, so identified and details are, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो सप्लायर है जो इंडिया में है, वो जो आउटसाइड इंडिया जो रिसिपिएंट है उसको, अब मान लीजिए अमेजन है, अमेजन को खरीदना पड़ता है टॉयलेट पेपर्स। अब टॉयलेट पेपर्स इंडिया में मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉयलेट पेपर्स बहुत होंगे, और आज के ज़माने अगर मैं देखें, मान लीजिए पीपीई किट मुझे खरीदना है, किसी फॉरेनर को पीपीई किट खरीदना है, किससे खरीदना है इसको पता नहीं है, तो वो मुझे आइडेंटिफाई करता है, वो इंडिया में एक सप्लायर को आइडेंटिफाई करता है। इसका काम ये है कि ये पता लगाना कि पीपीई किट इस क्वालिटी का, इस प्राइस में किससे खरीदना चाहिए,
उसका डिटेल मैं इस रिसिपिएंट को भेज देता हूँ और उसके बदले मुझे वो पैसे देता है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी विल बी इन इंडिया, इट इज ए इंटरमीडियरी सर्विसेज। तो ये होगा। तो क्या इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे? नॉट ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी मानते हैं व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई वाज आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली जीएसटी लगाएगा, और जीएसटी लगाएगा, कौन सा लगाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया टू आउटसाइड, इन इंडिया टू इन इंडिया है। अब ये इन इंडिया टू इन इंडिया जो होगा वो ऑब्वियसली सी प्लस एस लगेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा, तो अगर ये महाराष्ट्र है, ये भी महाराष्ट्र होगा, तो हमेशा सी प्लस एस ही लगेगा। इसके बाद है, अच्छा इसमें और भी कुछ अगर बताना हो तो क्या ये सी प्लस एस जो इनवॉइस में बनाएगा, क्या वो रिसिपिएंट से कलेक्ट करेगा? तो वो मार्कअप करके तो इंक्लूडेड जो ये कमर्शियल इनवॉइस बनाएगा इसमें तो टोटल प्राइस लिख देगा। एक और इनवॉइस बनाएगा जिसको हम लोग जीएसटी इनवॉइस बोलेंगे, उसके बेसिस पे वो जीएसटी जमा करवाएगा। तो ई देखते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ कि एक पार्टनरशिप फर्म है जो चेन्नई में रजिस्टर्ड है और इसकी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इज 36 लाख। लेकिन अगर मैं इसको टोटल करता हूं, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 25 + 4 + 11, तो ये आता है 40 लाख। लेकिन 40 लाख में मैं 4 माइनस करता हूं तो 36 आता है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई लिखना चाह रहे हैं, तो ओके है 36 लाख। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई है दिस फॉल्स इन रिवर्स चार्ज। तो खैर अब आगे देखते हैं हम लोग। इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट हॉट, तो इंट्रा स्टेट है, सी प्लस एस लगेगा। 12% रेट दिया हुआ, तो 6% ऑफ 25 लाख, 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख। इसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट कोल्ड जो रिवर्स चार्ज में फॉल करता है, और एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है वो एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। स्पेशली है तो टैक्सेबल, लेकिन क्योंकि सप्लायर को कोई टैक्स नहीं देना है, तो फॉर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 इट विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई। और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट हॉट जीरो रेटेड सप्लाई है, तो और इस पे आईटीसी अवेलेबल है। अब देखिए, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट हॉट 25 लाख, तो इससे रिलेटेड जो इनपुट यूज हुआ होगा उसका आईटीसी मिलेगा। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कोड ये एग्जाम सप्लाई है, तो इससे रिलेटेड जो आईटी इनपुट यूज हुआ होगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट हॉट जीरो रेटेड सप्लाई, इससे रिलेटेड जो इनपुट यूज हुआ होगा इसका आईटीसी मिलेगा। अब यहां पर लास्ट में लिखता कॉमन इनपुट्स यूज इन फॉर ऑल द अबव 3 सप्लाईज इज 25 लाख, तो इसका मैं 12% निकालूंगा तो ये आएगा आईटीसी कितना? 3 लाख। अब ये 25 लाख इनपुट जो है वो तीनों के लिए यूज हुआ है, लेकिन इसमें से एक एग्जाम सप्लाई है, तो इसका मतलब इस 3 लाख को मुझे अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? 3 लाख को टोटल टर्नओवर से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज 40 लाख। एग्जाम टर्नओवर प्लस टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाई को मिला के कितना आता है? 40 लाख। तो मैं 3 लाख को 40 लाख से डिवाइड करूंगा और इस 4 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला से 30,000 आ जाएगा इन एलिजिबल आईटीसी, इन एलिजिबल आईटीसी। और 3 लाख माइनस 30,000, 2,70,000 विल बी एलिजिबल आईटीसी। तो टोटल जो आउटवर्ड सप्लाई का जीएसटी है वो कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख। मैं आईटीसी माइनस कर दूंगा 2,70,000, तो सबसे पहले मैं सीजीएसटी के साथ माइनस कर दूंगा, बैलेंस इसके साथ माइनस कर दूंगा, तो जो टैक्स आएगा वो 30,000 आएगा इन ऑल। तो इन्होंने क्या किया? इंट्रा लिखा, इंट्रा लिखा, यहाँ कॉमन इनपुट इसको भी इंट्रा मान के आप कर सकते हैं। तो हमने ये टोटल कर दिया 30,000, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद अल्टरनेटिव का अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इधर क्वेश्चन 4, 4A, 4 और 4A में अल्टरनेटिव है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। Explain and state in brief the provisions of CGST Act 2017 relating to all those situations when the authority can confiscate the goods or the conveyance for the levy of penalty। तो आपको बेसिकली सेक्शन 130 डिस्कस करना था। मैं आपको सेक्शन 130 एक बार दिखला देता हूं अपने किताब में। तो सेक्शन 130 सबसेक्शन 1, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट इफ एनी पर्सन, जिसमें 5 सर्कमस्टांसेस लिखे हुए हैं जहां पर इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स, डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स,
supplies any goods liable to tax under this act without having applied for registration, contravenes with intent to evade payment of tax, or uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention with the provisions of this act, और एजेंट वगैरह भी है. Then all such goods or conveyances, if owner knew about contravention, shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty under section 122. तो this is section 130 subsection 1. क्वेश्चन 4 का B1 अगर आप देखेंगे तो ये पूछ रहा है कि कंपोजिशन डीलर वो जीएसटी बिल इनवॉइस कैसे रेज करेगा और क्या उसको प्रोमिनेंटली इनवॉइस में लिखना है, और स्पेसिफाई एंड स्टेट द रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू ए डीलर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम. तो ऑब्वियसली जो रेट्स है वो रूल 7 में लिखा हुआ है. क्या उसको लिखना है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी में लिखा हुआ, जो मैं अपनी किताब में दिखला रहा हूँ. यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ और पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 शैल इशू इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एंड सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब. तो रूल 49 भी आपको डिस्कस करना होगा. रूल 49 अगर देखेंगे तो ये रूल 49 बहुत आसान सा है और इसमें कंटेंट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई लिखना है आपको, और वो कंटेंट जो है वही है जो रूल 46 में है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ जीएसटीएन नंबर, कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट ऑफ इश्यू वगैरह वगैरह, ये सब आपको लिखना है. अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, बाकी तो आप लिख ही लेंगे, थ्योरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं. State the circumstances and the manner in which a summary assessment order passed by proper officer under CGST Act can be ordered to be withdrawn. तो आपको सेक्शन 64 डिस्कस करना है. आपको अगर मैं सेक्शन 64 दिखलाऊं तो ये सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 पढ़िए. ऑन एन एप्लीकेशन, जो फॉर्म नंबर ASMT 17 है, मेड बाय टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर पास अंडर दिस और ऑन हिज ओन मोशन, इफ एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर कंसिडर दैट सच ऑर्डर इज erroneous, ही मे विड्रॉ सच ऑर्डर. ASMT 18 फॉर्म के थ्रू ऑर्डर विड्रॉ करेगा एंड फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 73 और 74. यानी कि ये समरी असेसमेंट का ऑर्डर विड्रॉ तो होगा, लेकिन सेक्शन 73 या 74 शुरू हो जाएगा, तो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोसेस शुरू हो जाता है. नेक्स्ट में आते हैं. PQR लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हेवी ड्यूटी मशीनरी सप्लाइड ऑन 10th March 2020 milling machinery to JKS for the rice mill to be set up at Chennai, यानी कर्नाटका to Chennai. Tax invoice was raised by the supplier immediately after the supply on 10th March. The details दिया हुआ है. ये भी ट्रांजेक्शन वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कह रहा है. बेसिक प्राइस ऑफ द मशीनरी 50 लाख. इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कॉस्ट आर टू बी मेट बाय द बायर. तो बायर ये कॉस्ट मेट करेगा, तो वो सेलर को कोई पैसा नहीं दे रहा है इसका, वो किसी थर्ड पार्टी को बुलाएगा, उससे इंस्टॉल करवाएगा, तो थर्ड पार्टी अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो जीएसटी लेगा. लेकिन ये जो सप्लायर है कर्नाटका वाला, वहाँ से एक्सक्लूड होगा. एक्सटेंडेड वारंटी टेकन बाय द बायर फॉर द मशीनरी फ्रॉम द सप्लायर, ये इंक्लूड होगा, इंसिडेंटल टू सप्लाई है. और कैश डिस्काउंट एज पर इनवॉइस बट टू बी अलाउड ओनली वेयर पेमेंट इज मेड इन 15 days ऑफ सप्लाई. तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 days के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो ये माइनस नहीं करेंगे. तो टोटल जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगा वो 51 लाख आएगा, और क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई है इसलिए IGST लगेगा 18%. अब आते हैं अल्टरनेटिव में. तो ये क्वेश्चन 4A है, जहां पर ये मॉडर्न आर्ट एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऑलरेडी प्रिंटेड चीज़ें भी सप्लाई करता है, या फिर मुझे कंटेंट कोई देता है, जैसे प्रिंटिंग में होता है, मैंने अपनी किताब दी, वो किताब प्रिंट करके मुझे दे देता है. तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. अगर इसको मैं अगर प्लेन लैंग्वेज में बताऊं कि मेरे पास ऑलरेडी किताब है, मैंने प्रिंटर को दिया, मुझे कहा ये किताब प्रिंट करके दे दो और कितने पैसे लोगे. तो वो जैसे आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो अपना कंटेंट ले जाते हैं, वो फोटो कॉपी करके देता है, तो बेसिकली वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि उसका काम है फोटो कॉपी करना, लेकिन वो किस पे करेगा, किसी कागज पे ही करेगा. तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ऑब्वियसली दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. लेकिन मैं अगर उससे कहता हूं कि ऑलरेडी उसके पास कोई एक प्रिंटेड कॉपी है और उसमें वो मैं कहता हूं मेरा लोगो चिपका के मुझे दे देना, तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स. तो इसी को पूरी क्लैरिफाई करने के लिए दे केम आउट विद द सर्कुलर, जो हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, और ये सर्कुलर है जिसको आप, मैं चाह रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा. सप्लाई ऑफ सर्विस कुछ फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करेगा,
तो ये प्रिंटेड एनवलप्स, कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्स ऑलरेडी है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। लेकिन अगर मैं अपना कंटेंट दे रहा हूं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो ये सर्कुलर आया था, तो इसी सर्कुलर के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। ये सब कुछ पूरा आपको लिखना था। इसके बाद है 2 में, यहां पर मधुसूदन ए रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ जयपुर राजस्थान नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। तो ये अपनी वेडिंग फंक्शन करवा रहा है डॉटर पैलेस, और ये किससे करवा रहा है? किसी इवेंट मैनेजर के थ्रू करवा रहा है। तो अगर इवेंट मैनेजर के थ्रू करवा रहा है तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 एप्लीकेबल होगा। अगर ये डायरेक्ट जिसका प्लेस है, पैलेस है, उसी से कर लेता तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 होता है। इन एनी केस यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड के लिए है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पर इवेंट हो रहा है। तो महाराष्ट्र में सप्लायर है, यानी कि इवेंट मैनेजर महाराष्ट्र का है, रिसिपिएंट राजस्थान का है, इवेंट गुजरात में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। लेकिन ये रिसिपिएंट राजस्थान और सप्लायर महाराष्ट्र का, और इवेंट हो रहा है श्रीलंका में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रिसिपिएंट वाला, यानी कि राजस्थान। लेकिन ये रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होता और इवेंट मैनेजर के थ्रू होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट वाला होता राजस्थान। तो आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल मिलेगा आपको। तो ये सॉल्यूशन आपको लिखना था। ऑब्वियसली ये वाला उन्होंने पूछा नहीं है, रजिस्टर्ड होता तो क्या होता, ये तो हमने अपनी तरफ से डाला है। इसके बाद हम लोग आते हैं बी में। तो ये बी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग दे रहा है, लैपटॉप का रेट अलग दे दिया, लैपटॉप बैग का अलग रेट दे दिया। तो क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई, ये प्रिंसिपल रेट लगेगा, तो टोटल 60,000 प्लस 159 प्लस 160,000 पे 18% का रेट लगेगा। थर्ड देखते हैं, ये वैल्यूएशन का है, स्पेशली रूल 32(2)B का, जहां पर अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो कितना टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा। और इस 32(2) के दो पार्ट हैं, ए और यहाँ है बी, और ये क्वेश्चन स्पेशली कह रहा है कि बी पार्ट आपको अप्लाई करके सॉल्यूशन करना है। तो अगर आप इसको देखें क्वेश्चन को, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है। अगर मैं ए अप्लाई करता तो जितने रुपए में ट्रांजेक्शन हुआ और आरबीआई रेफरेंस रेट दोनों को माइनस करके जितना यूएस डॉलर एक्सचेंज किया, तो उसका आंसर टैक्सेबल वैल्यू आता 280। लेकिन मुझे 32(2)B अप्लाई करना है, इसीलिए मैं सबसे पहले 1400 इंटू 70, तो टोटल करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज 98,000। फर्स्ट 1 लाख पे 1% निकालते हैं 980, और 250 विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर 980 आएगा। और दूसरे में लिखा हुआ है कि यूएस डॉलर 2500 सोल्ड टू मोहन एट द रेट ऑफ 69.50, और आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो अच्छी बात है, तो 32(2)B ही लगेगा। टोटल करेंसी एक्सचेंज इज 2500 इंटू 69.50, 1,73,500। फर्स्ट 1 लाख का 1% और बैलेंस 1 लाख का, यानी कि 73,500 का 0.5% निकालेंगे, तो 1369 आएगा। मगर आपको किताब दिखलाऊं तो आपको तो याद ही होगा, पहले 1 लाख पे 1% और नेक्स्ट 1 लाख पे 0.5%, यानी कि 73,500 का 0.5%। तो ये था थर्ड। अब क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 ये है कामधेनु इंटरप्राइजेज पार्टनरशिप फर्म। ओके, ये इनवॉइस रेज करता है और वो चाहता है इनवॉइस में वो कंसोलिडेटेड अमाउंट ही लिखे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्या ये अलाउड है? तो रूल 46 जो कंटेंट ऑफ इनवॉइस कहता है कि आपको जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी आपको सेपरेटली लिखना होगा। कंपनसेशन कंपनसेशन सेस भी है तो वो सेपरेटली लिखना पड़ेगा। अगर आपने इंक्लूसिव लिखा है तो उसको हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे, और बैक कैलकुलेशन करके रूल 35 अप्लाई करेंगे और टैक्स निकाल लेंगे। रूल 35 आपको पता है, तो आपको बेसिकली आपको इसमें दो चीज़ें डिस्कस करना था। एक रूल 46 डिस्कस करना था, जहाँ पर ये कहता है कि आपको सेपरेटली शो करना है, अगर इंक्लूसिव है तो बैक कैलकुलेशन करना है। करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बी करते हैं, चित्रा उदयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड है और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई करती है, रेट दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, 6% से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, आंसर आता जाएगा। तो
इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों पूछना चाहे, या कुछ और बात है तो बताइएगा जरूर। सी क्या है? अशोका एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ इन द स्टेट ऑफ राजस्थान पेइंग टैक्सेस एज कंटेन्ड इन सेक्शन 9, यानी कि नॉर्मल है। दे आस्क देयर टैक्स मैनेजर टू पे टैक्सेस ऑन क्वार्टरली बेसिस, हाउएवर द टैक्स मैनेजर एडवाइज टू पे टैक्स ऑन मंथली बेसिस। यू आर कंसल्टेड टू एग्जामिन द राइवल कंटेंशन एंड द वैलिडिटी। याद रखिएगा, जो जीएसटीआर 3B है वो हमेशा मंथली जाता है। जीएसटीआर 3B हमेशा मंथली जाएगा, इवन इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 5 करोड़। लेकिन जीएसटीआर 1 क्वार्टरली पॉसिबल है, लेकिन 3B हमेशा और हमेशा मंथली ही है। लेकिन अब इन्होंने एक स्कीम निकाली है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। वो मैं लिख भी देता हूं, QRMP स्कीम। QRMP स्कीम ये कहता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। और ये मंथली पेमेंट यहाँ भी मंथली पेमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो मंथली पेमेंट है वो है PMT 06 से द्वारा। तो आप याद रखिएगा, QRMP होने के आने के बावजूद आपको टैक्स तो मंथली पेमेंट करना है, लेकिन आपको जीएसटीआर 1 क्वार्टरली और QRMP में 3B भी क्वार्टरली हो जाएगा। लेकिन 3B क्वार्टरली है, लेकिन बाकी दो मैंने आपको PMT 06 से आपको पेमेंट करना है। डी आते हैं, ये सैम लिमिटेड हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र, यानी कि सेम स्टेट में 2 यूनिट है। और अगर आपस में ये, अच्छा एक मिनट पढ़ लेता हूं, ये दे डू नॉट वांट टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ द यूनिट्स, एक्सप्लेन एज पर। ठीक है, तो दे हैव द ऑप्शन, या तो वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले ले या ना ले, तो सेक्शन 25 डिस्कस करना पड़ेगा। वेदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन आर टू बी टेकन फॉर द 2 यूनिट्स, नॉट नेसेसरी, उनके पास ऑप्शन है। इसके बाद CDG एट लिमिटेड मंथ हैड एक्सपोर्टेड फॉलोइंग ब्रांड्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन जर्मनी। अब ये कस्टमर इन जर्मनी, और आपको निकालना ड्रॉबैक एज पर सेक्शन 75 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, पहले ए देखते हैं। FOB वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड अमाउंट 4,30,000 है। मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड अमाउंट 3,50,000 है। रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक 30% FOB। इतना होता नहीं है, मुझे लगा पहले कि ये गलती से टाइप हो गया होगा मेरे से, लेकिन जब हमने क्वेश्चन पेपर देखा तो एक्चुअली में 30% FOB लिखा हुआ था। तो चलिए, जितना लिखा हुआ हम लोग उतना ही मान लेते हैं। क्या इसके ए के ऊपर ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं प्रोडक्ट बी में आता हूं, जिसमें इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बी इज 8 लाख और आपने जो एक्सपोर्ट किया वो 6 लाख यानी कम का किया है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के कंडीशंस को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा। फिर ये जो लिखा हुआ प्रोडक्ट सी मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। डिटरमाइन बाय गिविंग ब्रीफ रीजंस द रिक्वायरमेंट एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर CGST एक्ट। यहाँ पर देखिए, ये तीनों क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ तीनों क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ पहला पार्ट में दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको इनवॉइस रेज करना होगा या इश्यू करना होगा बिफोर रिमूवल, तो यहाँ पर 23 सितंबर ही आएगा। यहाँ पर ये सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं फॉर द ज्वेलरी इन द एग्जीबिशन। ये JS 2019 को मैं क्या पढ़ूँ नहीं समझ में आ रहा है। ये क्या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जुलाई अगस्त सितंबर, ऑर्गेनाइज एट जयपुर ऑन 5 अक्टूबर, तो सिर्फ एक ही दिन ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, तो मैं इसमें 30 डेज अप्लाई कर दिया 5 अक्टूबर में, और वो 4/11 आ रहा है, 4 नवंबर से पहले पहले उसको इनवॉइस रेज करना है। फिर यहाँ पर है अगेन ये डिलीवरी वाला है, गुड्स वाला है, तो गुड्स के रिमूवल से पहले आपको इनवॉइस रेज करना है। तो गुड्स का रिमूव हुआ है 29 नवंबर को, तो 29 नवंबर को या उससे पहले आपको इनवॉइस रेज करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो थ्योरेटिकल है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है ये HKJ लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन ग्रे फैब्रिक्स हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस कोयम्बटूर तमिलनाडु, फैब्रिक मेकिंग मशीनरी ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लाइसेंस कस्टम्स ब्रोकर टू कैरी आउट, ठीक है, एक ब्रोकर को अपॉइंट कर लिया जो ये सारा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब HJK
क्या है, HJK लिमिटेड ऑल्सो ऑथराइज दिस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट अंडर द एग्रीमेंट टू इनकर ऑन देयर बिहाफ द वेरियस एक्सपेंस इन रिलेशन टू, ठीक है। निकालना क्या है, अच्छा रूल 33 यानी कि प्योर एजेंट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और जो प्योर एजेंट है वो किस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करेगा। तो अच्छा, इसका सॉल्यूशन हमने लिखा नहीं है। एजेंसी चार्जेस पे जीएसटी चार्ज करेगा या नहीं करेगा, यस करेगा। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ और इसको हेड नोट में डाल देता हूँ, यस। कंट्रोल सी। अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कांडला पोर्ट, यस। प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री एंड कस्टम ड्यूटी पेड, ये हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी ही इज पेइंग एज ए प्योर एजेंट, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। डॉक ड्यूटी ड्यूज पेड अगेन डायरेक्टली टू द कस्टम डिपार्टमेंट आप पे करें, ये इंक्लूड नहीं होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा, टेलीफोन एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा। तो वी कंप्लीटेड दिस। तो आपको ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पेपर में समझाना तो नहीं था, सिर्फ सॉल्यूशन बताना था। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट taxbykk.com से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।